साथियों नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 24/7 यूजीसी नेट पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूजीसी नेट का जून साइकिल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम दिसंबर साइकिल को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें यूजीसी का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। अभी जो बात होगी वो दिसंबर को लेकर के होगी। कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया होगा जून साइकिल में और अभी वो सीरियस होकर के दिसंबर साइकिल की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो पहली बार दिसंबर साइकिल में अपीयर होने जा रहे होंगे। अब जब आप अपीयर होने जाते हो तो आपके माइंड में बहुत तरह के सवाल होते हैं, एलिजिबिलिटी को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, और भी बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होते हैं। तो उन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके लिए सेशन लेकर के आया हूं, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 A to Z इंफॉर्मेशन। अगर इस सेशन के बाद भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे से छूट जाती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको डाउट कर रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे और जरूरी होगा मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, और जरूरी होगा तो वीडियो बनाना तो मैं उस पर आप लोगों को जो है वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा ये एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, तो इसमें 3 कैटेगरी हमारी होती है। अब इसमें कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो कैटेगरी 1 वाले तीनों के लिए अप्लाई करते हैं, जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए। अगर हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो कैटेगरी 2 में आपका जीआरएफ नहीं होता, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी होता है आप लोगों का। अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें तो उसमें पीएचडी ओनली होता है। अब चूंकि जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी एज लिमिट नहीं होती या एज उनकी निकल गई होती है, तो फिर वो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में अप्लाई करते हैं। आगे चल करके भी हम बात करेंगे कि एज का भी क्या क्राइटेरिया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो एग्जाम होता है उसके 2 पेपर कहलाते हैं, पेपर 1, पेपर 2। अब वो पेपर 1, पेपर 2 ऐसे नहीं होता कि वो आपका पेपर 1 पहले हो जाएगा, पेपर 2 बाद में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका एक साथ ही होता है। मतलब एक साथ ही आप लोगों को कितने 150 क्वेश्चंस आपको एक साथ ही मिलते हैं। 150 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर 1 के होते हैं और 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर 2 के होते हैं। मतलब ये कंबाइन हमारा होता है। एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है, तो हमारे जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं वो 300 हो जाते हैं। यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए नंबर हमेशा जब भी आपके आएंगे इवन में आएंगे, ओड में कोई नंबर नहीं आएगा। मतलब आपके अगर 50 क्वेश्चन ठीक है तो 100 मार्क्स हो जाएंगे, आपके 75 क्वेश्चन ठीक है तो आपके 150 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और दोनों के लिए जो कंबाइंड टाइम आप लोगों को मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है, 180 मिनट का मिलता है। अब आप उसको कैसे भी करके डिवाइड कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटे, या जैसे भी आपको मतलब लगे। कई बार पेपर 1 में 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है, कई बार पेपर 2 में 2 घंटे से कम समय लग जाता है। तो आपके लिए कंबाइन अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे का आप लोगों का पेपर है। और यहां पर आपके 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर 1 के होते हैं, जिसकी 10 यूनिट होती हैं। पेपर 2 की भी हमारी 10 यूनिट होती है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, सबका सिलेबस कॉमन है। आपके जो 86 सब्जेक्ट हैं यूजीसी नेट में, उन सभी का पेपर 1 की कॉमन तैयारी होती है। मतलब आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, या फिर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, या आप फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं, पेपर 1 का सिलेबस सबका कॉमन होता है, कॉमन तैयारी। जो पेपर 2 होता है, जो पार्ट 2 होता है, उसकी आपकी सबकी अलग अलग तैयारी होती है। इंग्लिश वाला इंग्लिश के लिए करता है, हिंदी वाला हिंदी के लिए करता है, आप लोगों का ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी के लिए करता है, कॉमर्स वाला कॉमर्स के लिए करता है, एजुकेशन वाला एजुकेशन के लिए करता है। ऐसे ही 86 सब्जेक्ट हैं। तो पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, याद रखिएगा। जब आपके एग्जाम होते हैं तो एक शिफ्ट में कई सारे एग्जाम होते हैं, तो उनका पेपर 1 जो होता है वो लगभग सभी का कॉमन होता है। तो ये आपको जानकारी हो सके, होप सो समझ में आ गई होगी जो बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज यहां पे जरूरी क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस पेपर में करके आने हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, फिर आपको लग रहा है कि उसका आंसर ये हो सकता है, जो बेस्ट होगा वो आप वहां पे लगा करके आ जाओगे। आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना होता है। स्किप क्यों नहीं करना होता है, कई बार एनटीए की तरफ से कोई सवाल गलत आ जाता है, और गलत सवाल आने के चलते
एनटीए वो नंबर सबको देता है, तो वो नंबर केवल उन्हीं स्टूडेंट को मिलते हैं जिन्होंने उसका आंसर लगाया होता है। जो सवाल को स्किप कर देते हैं उनको वो नंबर नहीं मिलते। इसलिए जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो होप सो ये जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिल गई होगी। तो टोटल आपको 20 यूनिट पढ़नी पड़ती है, 10 यूनिट पेपर 1 में और 10 यूनिट आपके सब्जेक्ट में होंगी। आपके सब्जेक्ट की यूनिट आपके अकॉर्डिंग होगी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। पेपर 1 की यूनिट सबके लिए कॉमन होती है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोगों के एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके होते हैं और लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों होती है क्वेश्चन की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन भाषा का ही है तो वो हिंदी भाषा है तो हिंदी में होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा। बाकी सारे क्वेश्चन जैसे मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन या आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन वो आप लोगों के हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पेपर के बारे में हमने बात कर ली है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपकी भाषा है, मान लो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो फिर वो हिंदी में नहीं होगा, आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश में नहीं होगा। बाकी सारी चीजें आपकी हिंदी इंग्लिश में होती हैं। आपको कोई एक विकल्प चुनना होता है, याद रखिएगा। कभी कभी एनटीए ने ये बात बोली हुई है कि कभी कभी अगर उसके क्वेश्चन में गड़बड़ पाई जाती है, मतलब हिंदी का क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और निकल रहा है और इंग्लिश के क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो वो आंसर इंग्लिश वाले के हिसाब से मानेंगे। मतलब इंग्लिश मीनिंग जिसका आंसर इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से जो आंसर आएगा वही आंसर हमें लगाना होगा। ऐसा यहां पर इन्होंने जो है बोला हुआ है। आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हमारा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिस पे हमने बात कर ली है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर प्यारे साथियों नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। सारी की सारी चीजें आपको क्या होगा, अगर आप सही करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आप गलत करोगे तो कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। पेपर जो होता है वो सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मतलब पेपर आपका जो होता है ऑनलाइन पेपर आप लोगों का होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो हम किसी का भी आंसर लगा देते हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो उस पर हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये बात भी आप लोग जो है ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात एलिजिबिलिटी की कर लेते हैं। जब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, या फिर अगर हम जिसको अनरिजर्व्ड भी बोलते हैं, या जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपके 55% मार्क्स आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। मतलब अगर आपके मार्क्स 54.90% है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप जर्नल कैटेगरी की हम यहां पे बात कर रहे हैं, किसी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फॉर्म तो आप फिल कर सकते हो, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके मार्क्स 55% से ज्यादा होने चाहिए। अगर 55% से कम मार्क्स हैं आपके तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात ओबीसी की करूं, नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूं, एससी एसटी की बात करूं, या फिर मैं दिव्यांग की बात करूं, या फिर मैं थर्ड जेंडर की बात करूं, तो उनके लिए 50% मार्क्स जो है वो यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया है, ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं इसमें। अब बात वुमेन की कर लेते हैं। अगर आप जर्नल वुमेन है तो आपके लिए 55% मार्क्स ही जरूरी है। अगर आप ओबीसी, एससी एसटी, दिव्यांग या फिर थर्ड जेंडर में है तो फिर आपके लिए क्या है, 50% का क्राइटेरिया यहां पर है। तो होप सो ये परसेंटेज वाली मार्क्स भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, आगे चल पड़ते हैं हम लोग यहां पर जेआरएफ के लिए। अब हम थोड़ी सी एज की बात कर लेते हैं। अगर आप, जैसा कि मैंने बताया था कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है वो मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। मतलब आप जेआरएफ के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप 30 साल के हैं। अच्छा, एज को लेते कब से हैं? अब जैसे दिसंबर साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो दिसंबर में जो 1 तारीख होगी, 1 दिसंबर तक आपकी एज 30 साल या उससे कम होनी चाहिए, तभी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, या फिर आप वुमेन कैंडिडेट हैं। वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी, वुमेन कैंडिडेट जर्नल की भी मैं बात कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, वुमेन है, थर्ड जेंडर है, तो आपको यहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब एक वुमेन जो किसी भी कैटेगरी से है, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है।
या SC कैटेगरी का कोई भी हो, ST कैटेगरी कोई भी हो, OBC कोई भी हो हमारी, उसके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब आप 35 साल आपकी एज हो जाती है और एज काउंटिंग आपकी 1 दिसंबर से ही होगी, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपने अपनी पीजी के दौरान कोई रिसर्च आपने की है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तब भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। आप LLM डिग्री होल्डर हैं, लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पे मिलता है। आर्म्ड फोर्सेस में है, अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस में कुछ सेवाएं दी हैं, लगभग 15 साल आपने सेवाएं दी हैं, तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन वहां पे मिल जाता है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD में एडमिशन के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। मान लो आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप 40 साल हैं, आप 42 साल हैं, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। सेम PhD के लिए है। एज लिमिट जो है वो केवल और केवल JRF के लिए है, जो कि 30 साल है, कुछ केसेस में 35 साल है, कुछ केसेस में 33 इयर्स है, जो मैंने आपको यहां पे बता दी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एज कैलकुलेट कब होगी हमारी? एज कैलकुलेट जो होगी वो 1 दिसंबर वाली साइकिल में 1 दिसंबर से होती है, जून वाली साइकिल में जून से होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। इस एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आएगी? मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के बिल्कुल फर्स्ट वीक में आ जाती है, सितंबर लास्ट में भी आ सकती है, बट आप अक्टूबर में मान के चलिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बारे में हम बात करेंगे तो अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाते हैं, नवंबर 1 महीने तक चलता है। नवंबर में आपका कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, करेक्शन विंडो ओपन होती है। एग्जाम फिक्स है आपका दिसंबर में शुरू होगा, तो दिसंबर में एग्जाम आपके 20, 21, 22 दिसंबर भी हो सकता है। दिसंबर में आपके एग्जाम 31 दिसंबर से 2, 3, 4 जनवरी तक भी जा सकते हैं। तो मतलब एग्जाम डेट आपकी दिसंबर होने वाली है। तो आपके पास कुल मिलाकर के आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि कब आएगी। आपके पास में जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। दिसंबर को रिवीजन के लिए रख लीजिएगा। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो ये मेरे द्वारा दी गई आप लोगों को जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं तैयारी की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, YouTube क्लासेस भी हम लेते हैं, सुबह जैसे मैं 10 बजे लेता हूं। और अगर आप एक सीक्वेंस में प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो ये पेपर 1 का बैच है आप लोगों का, संकल्प JRF। नीचे एक नंबर दिया हुआ है, नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप सीधे कॉल भी कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या किस तरह से आप जुड़ सकते हैं मैं बात कर लेता हूं, आगे बता देता हूं आप लोगों को। तो जब हम यहां पे बात करेंगे, सबसे पहले आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों का बैच लेना चाहते हैं या पेपर 1 का बैच लेना चाहते हैं, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको adda247.com को ओपन करना है आपको, या फिर adda247 एप्लीकेशन को आप लोगों ने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। आप यहां पे ऑल कोर्स में जाएंगे, टीचिंग एग्जाम में UGC मिलेगा आपको, UGC यहां पे मिल जाएगा। अब जैसे आप UGC नेट दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे आपको संकल्प JRF करके बैच मिल रहा है। ये इंडिविजुअल बैच है। आपको पेपर 1 का बैच लेना है, मानो आप पेपर 2 की तैयारी या तो पूरी है या केवल पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं, तो ये बैच है आपको 9 महीने की वैलिडिटी है। Y177 कोड लगा सकते हैं आप लोग यहां पर, और आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये पेपर 1 आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें आपका स्टडी प्लान, आप यहां पे जाकर के स्टडी प्लान को जरूर देख लीजिएगा। पेपर 1 में आपको 10 यूनिट है, 3 फैकल्टी पढ़ाती हैं, एक मैं पढ़ाता हूं गौरव चौधरी, एक मसरूर अख्तर सर पढ़ाते हैं, कनुप्रिया मैम पढ़ाती हैं। तीनों का शेड्यूल क्या है आप यहां पे जाके देख सकते हैं। जैसे मेरा शेड्यूल ये है आप लोगों का, तो मेरी क्लास की टाइमिंग 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक आप लोगों की होगी, और मैं आपको 4 यूनिट पढ़ाऊंगा, तो 1.5 घंटा मेरी क्लास आपकी चलेगी। सेम आप ऐसे ही मसरूर अख्तर सर का भी प्लान देख सकते हैं, कनुप्रिया मैम का भी प्लान आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि सर मुझे पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मुझे तैयारी करनी है, तो फिर मैं आप लोगों को यहां पे जाता हूं, क्योंकि पेपर 2 में हमारे पास जो है लगभग 25 सब्जेक्ट अवेलेबल है। 86 सब्जेक्ट में पेपर 2 नहीं है हमारे पास में, तो मेगा पैक में आप जा सकते हैं। जब आप मेगा पैक में जाएंगे तो मेगा पैक में यह है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलते हैं हमें, और पेपर 1 पेपर 2 जब दोनों हमें मिलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमें अलग से पेपर 1 लेना नहीं पड़ता। अब इसमें आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, एजुकेशन के हैं, हिंदी के हैं, या फिर आप हिस्ट्री के हैं, मैनेजमेंट के हैं, फिजिकल एजुकेशन के हैं, या पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो आप इसमें किसी पे भी, जैसे मैं मैनेजमेंट की बात कर लूं, मैनेजमेंट पे हम पहुंच जाते हैं,
तो आप इसमें मोर ऑफर पे जाएंगे, फिर से वही Y177 कोड लगाएंगे और ये आपका बैच मिल जाएगा, जिसमें 12 महीने की अभी वैलिडिटी चल रही है। मतलब 6 महीने ये और 6 महीने उसके आगे आपको मिल जाएंगे। इसमें भी आप नीचे जाओगे तो आप लोगों को जो है यहाँ पे प्रॉपर स्टडी प्लान मिल जाएगा पेपर 2 का भी। अब चूंकि इसमें आपको दोनों क्लासें मिलती हैं, मतलब इसमें जो क्लासें हमारी पुरानी हो गई वो तो मिलेंगी, और जितने भी नए बैच आएंगे वो सब इसमें ऐड होते चले जाएंगे। तो अभी जो है 6 जुलाई से हमारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, वहां पे भी चीजों को पूछ सकते हैं। साथ ही के साथ अगर आपकी तैयारी पूरी है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे साथ में यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, अड्डा 24/7 यूजीसी नेट पे, जहां पे मैं आप लोगों की सुबह ही मैंने क्लास ली है। रोज 10 बजे मैं आपकी क्लास लेता हूं। जैसे अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो वहां पे आपकी फाउंडेशन क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी थी। अगर इसमें कोई भी आपकी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई या फिर कोई डाउट रह जाता है, कोई अन्य जानकारी है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।